हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट को पता है कि उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव गवर्नमेंट की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। साथ में मैंने आपको इनकी क्वेश्चन सीरीज़ भी दे दी है। ठीक है, आप इनको जाकर देख लो अगर आप लोगों ने इसको क्वेश्चन सीरीज़ को अटेंड नहीं किया है तो। अब जो हमारी क्लास चल रही है वो है इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पे। तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इसके अंदर सिर्फ तीन ही यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स में से हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें से इसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम थर्ड टॉपिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आपने रियलिज्म और लिबरलिज्म वाली क्लास अटेंड नहीं करी है तो आपको प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जाके उसको अटेंड कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मार्क्सवादी, देखो, मार्क्सिस्ट शीत युद्ध का जो अंत हुआ था उसके बाद, सोवियत यूनियन का भी अंत के बाद, मुक्त बाजार पूंजीवाद वैश्विक की जीत हुई थी। क्यों? अब देखो, मैंने आप लोगों को ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पूंजीवाद में पढ़ा रखा है कि पूंजीवाद था क्या। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है मार्क्सवादियों की। पूंजीवाद इनकी ही देन थी, लेकिन मार्क्सवादी मतलब, अब जैसे कि अब अगर मैं एक चीज़ की खोज करती हूँ तो उस चीज़ की खोज आप पढ़ोगे, लेकिन मेरे बारे में भी पढ़ोगे कि यार हाँ निक्की मैम, यहाँ इनका यहाँ जन्म हुआ था, ये थी, इन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई की थी, ये था वगैरह। तो एक फ़िलासफ़र की बात ऐसे चलती है। तो ये जो मार्क्सवादी थे, इनका एक, जैसे कि जो फ्रांसीसी फुकुयामा हैं, उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के पतन नहीं साबित कर दी है, मतलब पतन की जो बात, वो पतन हुआ था, उसने ही ये साबित कर दिया कि उदारवादी लोकतंत्र की अब कोई भी प्रतियोगी विचारधारा नहीं रह गई है, क्योंकि मानव मात्र की विचारधारा उत्पत्ति का अंतिम बिंदु है। इन्होंने, जो फ्रांसीसी फुकुयामा थे, इन्होंने बोला कि सोवियत यूनियन के पतन ने ये बात साबित कर दी थी, ये बात बिल्कुल अच्छे से बता दी थी कि उदारवादी लोकतंत्र की जो अब एक प्रतियोगी विचारधारा है वो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मानव मात्र की एक पर्सपेक्टिव को जो पर्सपेक्टिव की उत्पत्ति हुई है उसका अंतिम बिंदु है, बिल्कुल लास्ट का चरण है। शीत युद्ध का जब अंत हुआ था तो एक विशेष प्रकार की पॉलिटिक्स, जो पूरी इकोनॉमी थी, उदार पूंजीवाद की जीत को दर्शाती थी। ठीक है, जो उदार पूंजीवाद थे उनकी जीत को दर्शाती थी, क्योंकि अभी पीछे आपने जो नव उदारवाद पढ़ा है, रियलिज्म की थ्योरी पढ़ी है, ये सारे आपस, दोनों जो थ्योरी हैं ये आपस में एक तरीके से लिंक थी। और यहाँ पर बात बताई गई है कि एक तरीके से शीत युद्ध का जब अंत हुआ था और एक विशेष तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो उदार पूंजीवादी की जीत को वो एक तरीके से दर्शाता था, जो शीत युद्ध का अंत हुआ था। सभी ये मानते थे कि जो मार्क्सवादियों के विचारक हैं, जो विचार हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मतलब इतना ज़्यादा व्यापार व्यवस्था, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को ये इसलिए ही बोला जाता था कि बिल्कुल रद्दी है, इसको ये क्या ही भाव बिकेगा, इसको भी छोड़ो। एक महान जो परीक्षण था वो असफल हो गया था, जब चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे देशों ने कम्युनिस्ट दल जो थे उनकी सत्ता धारण करी थी। तब वैश्विक पूंजीवाद व्यवस्था का जो वर्चस्व था उसकी चुनौती से वो बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि ये हुआ था कि जो शक्ति पाने की, एक तरीके से शक्ति को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई थी। इन दलों में एक समकालीन जो पूंजीवादी समाज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई थी, एक बाजार व्यापार व्यवस्था जो थी उसको आगे बढ़ाने में। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का मार्क्सवादी उपागम जो है, उन पारंपरिक पैराडाइम से पूरी तरह भिन्न है, अलग है, जिनका एनालिसिस हम सबसे पहले अभी मैंने आपको करके बता दिया है। उसके साथ साथ मार्क्सवादी उपागम की जो गैर पारंपरिकता है, उसका प्रमाण यह है कि वो परिवर्तन की आवश्यकताओं पर सबसे ज़्यादा बल देता था कि चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है, किस चीज़ में कितना चेंज करना है, ये सारी चीज़ों पे। यथार्थवादी और उदारवादी के विपरीत ये एक मतलब यथास्थिति का स्मारक नहीं था। ये वर्तमान एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था जो है, ये इस समय की इंटरनेशनल जो पूरी वो वर्ल्ड का आपका सिस्टम है, उसमें एक
चेंजेस करने का समर्थक रखा गया था। उदारवादी और यथार्थवादियों की तरह इसको नहीं माना गया था, जहां दोनों ने पारंपरिक उपागम, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जाने माने शक्ति के लिए संघर्ष और जटिल पारस्परिक निर्भरता का मार्ग दर्शाते थे। वहीं मार्क्सवादी विश्व राजनीति जो है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, उसकी जड़ों तक जाकर उसमें छिपे सच को सामने रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, मार्क्सवादियों के अनुसार ये बात बिल्कुल सच थी कि इस तथ्य से छिपा है कि संसार की राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे युद्ध संधियां, ट्रीटीज जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और बहुत सारी हैं अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम हुए थे, एक विशेष संरचनाओं से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। ये संरचनाएं क्या थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी? ये एक विश्वव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था की संरचनाएं थी। ठीक है, उसके साथ साथ मार्क्सवादियों का तर्क ये भी था कि विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए पूंजीवाद का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक तरीके से पूंजीवाद की ही बात हो रही है ज़्यादातर, लेकिन जब सबसे पहले तो देखो, साफ बात है, अगर मार्क्सवादी कहीं आते हैं तो पूंजीवाद की बात निकलती ही निकलती है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी अध्ययन, मार्क्सिस्ट स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उदारवादी विद्वान है वो काफ़ी समय से ये कहते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन के साथ संगत हो सके। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो सैद्धांतिक विश्लेषण में उनके अनुसार मार्क्स का कोई भी योगदान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। इन्होंने ये बात बोली है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पर्सपेक्टिव रखा गया है उसको एनालाइज करने में इनके अनुसार मार्क्स का कोई भी योगदान बिल्कुल भी नहीं रहा है। इस प्रकार ये दावे से पूरी तरह से मतलब तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मार्क्स का ध्यान मूल रूप से राष्ट्रीय पूंजीवाद का जो स्ट्रक्चर है उस पर सबसे ज़्यादा था। तो ये कहना भी गलत होगा कि मार्क्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोई भी विचार नहीं किया होगा। जब उन्होंने पूंजीवाद पर ध्यान रखा तो जाहिर है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी ध्यान रखा होगा कि पूरी विश्व की पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो है क्या। जब यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इनको, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं करा ना पड़ा, तो फिर इन्होंने जब पूंजीवाद पर ध्यान दिया तो ये बात जाहिर है कि आप लोग ये समझो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें इनका पूरा ध्यान था। ठीक है, उसके साथ साथ ये यहाँ पर ये बात बताई गई है कि मार्क्स मुख्य रूप से पूंजीवाद की एक राष्ट्रीय संरचना के विश्लेषण में, मतलब इन्होंने बोला है कि जो पूंजीवाद है वो एक नेशनल जो स्ट्रक्चर है उस पे उसका एनालिसिस करने में, स्पेशली पूंजीपति और श्रमिकों का जो संबंध था, रिलेशंस था, उनके अलावा उनमें व्यस्त थे, उनके अलावा और उनकी मतलब उनके अंदर और उनकी बहुत सारी चीज़ों में भी व्यस्त थे, और उनसे हटकर भी थोड़ी चीज़ों में, कि सब पूंजीवाद में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें ये भी देखा जाता था कि एक श्रमिक का और पूंजीपति जो है उसका संबंध कैसा होना चाहिए। अब जब पूंजीवाद की बात हो रही है तो जाहिर है संबंध अच्छा होगा ही नहीं, तो यहाँ पर बात आ गई। उसके बाद मार्क्स के ने इस विचार से मिलता एक वर्ग के लिए देश की सीमाओं तक इसको सीमित नहीं रखा। इसी आधार पर उन्होंने 1848 की रचना कम्युनिस्ट में लिखा था। मतलब कम्युनिस्ट में एक तरीके से उन्होंने ये बोला कि संसार के श्रमिक एक हो जाओ, उन्होंने ये वाली बात बोली, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये सब चीज़ें बढ़ गई थी। पूंजीवाद, अब पूंजीवाद में आप जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या है कि मतलब एक तरीके से सेल्फिश होना कि हाँ जी, मुझे अगर मैंने 3 रुपये का पेन खरीदा तो मैं इसको 20 रुपये का बेचूंगी, 10 रुपये का बेचूंगी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। भले से सामने वाला स्टूडेंट चोरी करके, पैसे करके, ऐसे भी करके पेन खरीदे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, मुझे तो बस पेन के पैसे चाहिए। उसके बाद है विश्व राजनीति के मार्क्सवादी उपागम के तत्व। देखिए, इसमें यह बताया गया कि यथार्थवाद और उदारवाद के अलावा सभी मार्क्सवादी मानते हैं कि पूरे सामाजिक विश्व के जो संपूर्णता है उसमें समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ शैक्षणिक विभाजन, जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, और आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और सोशियोलॉजी है, ये सारी चीज़ों को मनमाना और असहायक मानते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि किसी एक विषय का अध्ययन अन्य विषयों के अभाव में संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक विश्व का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये बात यहाँ पर ही क्यों बोली गई है, उन्होंने ये वाली बात क्यों बोली
कि किसी एक टॉपिक की स्टडी जो है वो अलग अलग टॉपिक के साइंस के अभाव में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो सोशल वर्ल्ड है पूरा, सामाजिक जो पूरा विश्व है, उसका ध्यान किसी एक यूनिट के रूप में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँ, आपका यही सब्जेक्ट ले लो, इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम सिर्फ फर्स्ट यूनिट पढ़कर ख़त्म कर देते तो आपका आगे का जो है ये सारे थ्योरीज, आपका शीत युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक क्रांति, ये सारे आप कैसे पढ़ते? तो यहाँ पर यही बताया गया, आपका इंटरनेशनल रिलेशन एक पूरी दुनिया के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। उसको सिर्फ आप पूरी उसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर ही नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी के 2 यूनिट्स भी पढ़ोगे तभी समझ पाओगे कि वो पूरा विश्व है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात समझाई गई है। उसके साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि उनका ये सुझाव था कि जो सामाजिक संबंध हैं उनको सरलता से आरंभ करके एक पेचीदा चित्रण करना चाहिए। उनको बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली बनाकर बहुत पेचीदा कर देना चाहिए, बहुत मुश्किल कि हाँ जी कोई सुलझा ही नहीं सकता। मार्क्सवादी विचारकों ने ये बोला कि अलग अलग विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर ही विश्व राजनीति की गतिशील अध्ययन किया जा सकता है। इन्होंने ये बोला कि जो मार्क्सवादी जो थे उन्होंने बोला कि जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनकी एक सीमा जो आ गई है उससे बाहर निकलकर ही पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। थ्योरी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की यहाँ बात आ रही है तो देखो इससे साफ साफ एक मतलब ये बात लग रही है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इमैनुअल वार्स्टीन इनका नाम था। इनका पूंजीवाद का बहुत अत्यंत उपयोगी अध्ययन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिमान है और जो वार्स्टीन है उनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये इनकी बुक मैंने यहाँ पर लगा रखी है, मैं आपको ये बताती हूँ इसके बारे में। तो इनको जो है एक तरीके से न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसका प्रतिमानक माना जाता है कि इन्होंने इस चीज़ की खोज की है और वास्तव में एक तरीके से रियलिटी में जो वार्स्टीन है उनका विश्व व्यवस्था सिद्धांत लेनिन के साम्राज्यवाद के अध्ययन और लैटिन अमेरिका के जो निर्भरता सिद्धांत है उसका विकसित रूप है। ठीक है, एक तरीके से उसको डेवलप करके इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। इसे विकास का जो सिद्धांत है उसमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और वर्स्टीन के अध्ययन का जो गहन है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और एक बहुत अलग अलग मुद्दों के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी मर्जी से किया है, उसको और वास्ट तरीके से बताया है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया है। ठीक है, अपने प्रमुख ग्रंथ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में वार्स्टीन ने विश्व की प्रमुख संस्थाओं, जो पूरे वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे, वर्ग थे, जातियां थीं, राज्यों की पूंजीवादी व्यवस्था तक का विकास का चित्रण किया है। ठीक है, इन्होंने इन सब चीज़ों का विकास का चित्रण किया है अपनी इस बुक के अंदर। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस व्यवस्था की जो उत्पत्ति है यूरोप में लगभग 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी और आगे चलकर इसका विस्तार होकर जो ये इस टाइम की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वो उसमें ये आ पहुंची कि जिसमें संसार का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहा है। संसार का हर एक कोने में इस चीज़ को बहुत देखा गया है, माना गया है। इनफैक्ट ये चीज़ एक ऐसी है कि ये कहीं पर भी देखी जा सकती है। उसके साथ साथ ये बताया गया कि विश्व व्यवस्था असमान है और इसका संबंध पूंजीवादी प्रक्रिया से है और ये असमानता 3 प्रकार के राज्य या क्षेत्रों के रूप में अभिव्यक्त होती है। वो है परिधि, अर्थ परिधि या मूल या केंद्र। ठीक है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र हैं, एक शोषण आधारित व्यवस्था से रिलेशन रखते हैं जिसमें संपत्ति है, संपन्न है, अधिक संपन्न होते जाते हैं, ये सारी चीज़ें, निर्धन है और भी निर्धन हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, वही पूंजीवाद वाली बात है। पूंजीवाद आने से अमीर अमीर हो रहा था, गरीब गरीब हो रहा था, ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है। और ये व्यवस्था समाजवाद के बदल जाएगी केंद्रों पर आधारित होती है कि यार समाज बदल जाएगा, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब होता जाता है।
उसके साथ साथ वालस्टीन का तर्क, मतलब वालस्टीन ये तर्क देते हुए बोलते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विशेष संस्थानों का निर्माण और पुनर्निर्माण लगातार होता रहा है। ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट्स का निर्माण बनती भी गई हैं और पुरानी जो है वो और अच्छी कर दी गई हैं। और इस प्रकार की जो दिशा है उसको संकीर्ण आर्थिक संस्था जैसे विशेष कंपनियां ये इंडस्ट्रियों के रूप में विस्तारित होती हैं। वो एक प्रकार से मतलब सचमुच स्थायी होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संस्थान भी कहा जाता है। जैसे पारिवारिक इकाइयां होती हैं, प्रजाति समूह होते हैं, राज्य होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स जो है तत्व जो होते हैं वो ही नहीं जो व्यवस्था के अंदर बदलते हैं। वालस्टीन ने ये बोला कि व्यवस्था खुद एक हिस्टोरिकल रूप में बंधी हुई है। इसका एक आरंभ, इसका मध्यकाल भी है और इसका अंत भी है। यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात बोल दी जिसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर देखा जा सकता है, लेकिन बहुत सीधी बात है कि इसका एक जो आरंभ है वो अंत भी है और शुरुआत भी है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है निष्कर्ष की। तो देखो, एंड्रयू लिंकलेटर का कहना है कि इतनी सारी कमियों के बावजूद भी मार्क्सवाद 4 प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों में अपना योगदान देता है। अब वो 4 प्रकार क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि एक ऐतिहासिक भौतिकतावाद की जो धारणा है, उत्पादन का विश्लेषण है, एनालाइज करना है, संपत्ति संबंध है, उसके जो प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं, और वर्ग की धारणाएं हैं, यथार्थवादी सिद्धांत हैं। इनके लिए ज़रूरी रूप से एक प्रतिरोध है जो यथार्थवादी सिद्धांत की मानकर चलते हैं कि एक सेफ्टी और एक जो सैनिक शक्ति होती है उसके लिए संघर्ष वर्ल्ड पॉलिटिक्स की पर ही आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी और तीसरी बात में ये सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है इस बात को कि बिंदुओं पर, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि मार्क्सवाद हमेशा से पूंजीवादी वैश्वीकरण, जो पूंजीवादी वैश्वीकरण है और एक इंटरनेशनल इक्वालिटी है, उसके लिए हमेशा आगे रहा है। और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी आधुनिकता का जो वैश्विक फैलाव है वो आधुनिक समाज और इंटरनेशनल रिलेशन के जो ग्रुप्स हैं उसके विकास के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। और चौथी बात उन्होंने ये बोली है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक पूंजीवादी वैश्वीकरण का वर्णन इतना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इतना अज्ञानपरक है जितना ये दिखाई देता है। ठीक है, सो इसमें यही निष्कर्ष निकलता है जो एंड्रयू लिंकलेटर ने बोला है। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट क्लास है 19 फेब थर्सडे को होगी और इसमें सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की सेकंड जो यूनिट है आपकी, रियलिज्म और न्यू रियलिज्म, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड यूनिट लगा लेंगे जिसमें आपका शीत युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक क्रांति, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओके, सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।